वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन का एक दूसरा पार्ट जो है फिज़िकल रेस्पिरेशन। अब फिज़िकल रेस्पिरेशन का मतलब है, इसके जाने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो हम लोग का जो असल एक्चुअल जो रेस्पिरेशन होता है उसका मतलब होता है कि फूड के अंदर जो एनर्जी है उसको केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उसको एनर्जी को बाहर निकालना है और उसी एनर्जी को हम लोग अपने दूसरे कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी में उसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस फूड को बर्निंग के लिए और उसका एनर्जी रिलीज़ करने के लिए क्या होता है, हमको ज़रूरी होता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन जो एनिमल्स है उसके अंदर तो ऑक्सीजन बनता नहीं है, तो उसके लिए उसको एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत है। अब रेस्पिरेशन का जो फिजिकल प्रोसेस है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है या फिर जो भी ऑक्सीजन बॉडी के बाहर है उसको हम बॉडी के अंदर कैसे लाएं और उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके आखिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, कुछ ऑक्सीजन पाए जाते हैं आपके एटमॉस्फेयर में एयर की तरह, एयर की फॉर्म में, कुछ ऑक्सीजन पाए जाते हैं वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में। जो भी हो, इस ऑक्सीजन को हम लोग को बॉडी के अंदर लेना है, उसके बाद उसको यूज़ करना है। अब जिस प्रोसेस के ज़रिए हम लोग बाहर से ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, या कोई भी जीव कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर जिस प्रोसेस के ज़रिए उस ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेता है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और रादर उसका छोटा सा नाम है ब्रीदिंग। अब देखते हैं ऐसे कि डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो उस डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेता है और उसके जाने के बाद उस ऑक्सीजन की यूज़ करके अपने बॉडी में वो फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मतलब रेस्पिरेशन का जो फिजिकल प्रोसेस है उसको हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटजी यूज़ होता है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का प्रोसेस और किस टाइप का स्ट्रेटजी यूज़ होता है। पहले हम देखेंगे प्लांट। मान लीजिए एक प्लांट है, उसको प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। लेकिन प्लांट में एक सुविधा है कि प्लांट में जो ग्रीन प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस जब होगा तो उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो ज़्यादातर प्लांट का जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आता है, उनके बॉडी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वहीं से उनका ऑक्सीजन जो होता है वो उसका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए आता है। फोटोसिंथेसिस, इसके ज़रिए मैक्सिमम प्लांट में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होता है। लेकिन कुछ प्लांट का कुछ ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो जिस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उसी सेल में रेस्पिरेशन ज़रूर होगा। तो उसी एरिया में अगर रेस्पिरेशन करना है तो प्लांट को भी बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। जिस जगह में फोटोसिंथेसिस नहीं होता वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए प्लांट फुल्ली डिपेंडेंट है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए। तो देखते हैं प्लांट में कौन कौन सा पार्ट में ऑक्सीजन कैसे प्लांट एक्वायर करता है। तो इस बारे में एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लांट का रेस्पिरेशन में, कि प्लांट में अलग अलग जो हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा होता है। प्लांट में एक रूट होता है, एक अलग हिस्सा, एक होता है स्टेम अलग सा हिस्सा, और एक होता है लीव्स अलग सा हिस्सा। तो ये जो प्लांट का जो रूट, स्टेम और लीव्स है, इस तीनों पार्ट में रेस्पिरेशन जो है वो इंडिविजुअली होता है। मतलब रूट में अलग से रेस्पिरेशन होगा, इसके लिए अलग से ऑक्सीजन चाहिए। स्टेम में अलग से रेस्पिरेशन होगा, उसके लिए अलग से ऑक्सीजन चाहिए। और लिप्स में अलग से रेस्पिरेशन होगा, उसके लिए अलग सा ऑक्सीजन उनको चाहिए। अब देखते हैं कि मान लीजिए रूट में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो रूट में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। तो अगर रूट में सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है तो मतलब रूट को ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगा नहीं, क्योंकि प्लांट का जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से उसमें फूड को प्रोसेस करके वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होता है। तो रूट में जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, रूट को एक अलग सा सिस्टम रखना पड़ेगा ताकि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि रूट में ऑक्सीजन कहाँ से आता है। देखिए, रूट जो है ये सॉइल के अंदर रहता है। मतलब ये मान लीजिए ये हम लोग का सॉइल है, और ये जो रूट है, ये सॉइल का जो रूट है ये सॉइल के अंदर रहेगा। अब ये हो गया हम लोग का सॉइल पार्टिकल।
ये हो गया हम लोग का सॉइल पार्टिकल। अब रूट में ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगा? रूट में ऑक्सीजन सप्लाई यहीं से होगा कि ये जो सॉइल पार्टिकल है इसके बीच में मान लीजिए ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप हर एक सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में जो गैप होता है उसी गैप में रहता है एयर। अब इस एयर में जो ऑक्सीजन रहेगा तो रूट को यहीं से अपना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल जो कुछ भी एयर बचा रहेगा सॉइल के अंदर, उसी एयर से रूट को जो ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है। तो हम नोट करते हैं कि रूट में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर है, मतलब जो एयर इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल, इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में जो एयर है वहीं से रूट को ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये रूट के अंदर जाएगा रूट हेयर से और डिफ्यूजन के जरिए। अब मान लीजिए कि ये जो एरिया है जहाँ पे इसका सॉइल का जो रूट है, अगर ये एरिया बहुत दिनों तक पानी के अंदर रहा, मतलब ये जो बीच का जो गैप है इस गैप में अगर बहुत दिनों से पानी भरा हुआ है तो इस यहाँ का जो भी एयर है वो एक्सपेल हो जाएगा, मतलब एयर हट गया, इसीलिए इसमें पानी भर गया। तो अगर ये एरिया अगर पानी से भरा रहा तो सॉइल प्लांट का जो रूट है उसको ऑक्सीजन के सप्लाई नहीं मिलेगा। तो अगर रूट यूकैरियोटिक सेल है तो अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर मिलता ऑक्सीजन सप्लाई तो उसमें होता एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई घट गया, मतलब बंद हो गया, तो उसमें क्या होगा? रेस्पिरेशन तो उसको करना पड़ेगा। तो वो दूसरा स्ट्रेटजी अप्लाई करता है जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होगा? अल्कोहल प्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा, क्योंकि इसको जैसे कि रेस्पिरेशन अल्कोहलिक हो रहा है, मतलब एनारोबिक हो रहा है, तो एनर्जी इससे रिलीज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो जितना एनर्जी इसको चाहिए उतना सफिशिएंट एनर्जी जो रूट का जो सेल है उसको नहीं मिल पाएगा और वो मर जाएगा। तो आइए तो हम देखते हैं कि रूट में ऑक्सीजन का सप्लाई कहाँ से होता है? सॉइल पार्टिकल से। अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट है प्लांट का, वो है स्टेम। स्टेम में अब मान लीजिए कोई बड़ा सा प्लांट है, छोटा जो प्लांट है उसमें तो ग्रीन पार्ट रहेगा, मतलब छोटा जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम है वो ग्रीन रहता है, और जहाँ पे ग्रीन रहता है मतलब क्लोरोफिल है, और जहाँ पे क्लोरोफिल है वहाँ पे स्टोमाटा रहेगा। तो ग्रीन में क्या होता है? ग्रीन पार्ट में जो स्टेम का छोटा प्लांट का और हार्वेसियस प्लांट जो सॉफ्ट प्लांट है उसका जो ग्रीन पार्ट है उसमें तो आपका जो स्टोमाटा है उससे तो ऑक्सीजन सप्लाई हो ही जा रहा है, मतलब गैस का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा हो गया तो उसका जो स्टेम है उसमें ग्रीन पार्ट तो रहता नहीं है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। तो उसके लिए एक अलग सा स्ट्रेटजी प्लांट लोगों ने यूज़ किया है। तो देखते अगर तो स्टेम को हम दो हिस्से में बांटते हैं, एक है सॉफ्ट स्टेम, एक है सॉफ्ट स्टेम और दूसरा है हार्ड स्टेम। ठीक है, सॉफ्ट जो स्टेम है ये छोटा प्लांट है, मतलब हार्वेसियस प्लांट है, इसमें तो ग्रीन पार्ट रहेगा, मतलब इसमें स्टोमाटा रहेगा। सो सॉफ्ट स्टेम में ऑक्सीजन अंदर, मतलब प्लांट के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है उसमें स्टोमाटा इन्वॉल्व होता है, स्टोमाटा इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा हो गया, हार्ड स्टेम हो गया, उसके लिए स्टोमाटा तो उसमें है नहीं, क्योंकि ग्रीन पार्ट तो हार्ड स्टेम में रहता नहीं है। तो उसमें एक अलग सा सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लेंटिसेल, जिसको हम कहते हैं लेंटिसेल। अब लेंटिसेल ये है कि अगर वुडी प्लांट होता है ना तो उसका जो स्टेम है वो बीच बीच में फट जाता है, और जैसे ही फट जाएगा जहाँ पे गैप होगा उसी के अंदर से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और उसी प्रोसेस से अपना उस वहाँ का जो सेल है जिसके अंदर रेस्पिरेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो उसी लेंटिसेल के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो स्टेम का भी दो हिस्सा हो गया, एक सॉफ्ट स्टेम हो गया जिसके लिए स्टोमाटा से गैस एक्सचेंज होता है, एक हार्ड स्टेम हो गया जहाँ से लेंटिसेल से गैस एक्सचेंज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। अब लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स में तो हम सबको पता है कि लीव्स में जो रहता है स्टोमाटा रहता है, जहाँ से ये स्टोमाटा जो है यहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, और लिप्स में तो क्लोरोफिल है तो इसके लिए गैस एक्सचेंज तो मतलब ज़रूरी है। तो लिप्स में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ज़्यादातर ऑक्सीजन इसका कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस से आता है। अगर मान लीजिए रात के टाइम पे, तो रात के टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो अगर रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो
इसको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो प्लांट के बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लीव्स में रात के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होता है स्टोमाटा से, गैस के एक्सचेंज होता है स्टोमाटा से, और उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये गया प्लांट का डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, और डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो प्लांट यूज़ करते हैं अपने ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने के लिए। तो आप देखते हैं एनिमल में कौन सा स्ट्रैटेजी है जहाँ पे वो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए एनिमल को वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हालांकि एनिमल में क्या होता है कि एनिमल के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, और एनिमल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से वो ऑक्सीजन खुद से प्रोड्यूस कर सके। तो एनिमल के लिए जो है ये फुल्ली डिपेंडेंट है कि एटमॉस्फेयर में और बॉडी के बाहर जो ऑक्सीजन है वो एनिमल को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और उसी ऑक्सीजन के उसको यूज़ करके उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। अब एनिमल में बहुत टाइप के एनिमल होता है। तो जितना भी एनिमल्स होता है इसको हम पहले दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला वाला हिस्सा एक होता है एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल जो एनिमल पानी के अंदर रहता है, ठीक है, और एक होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल मीन्स जो कि लैंड एनिमल, मतलब लैंड में रहता है। तो एनिमल या तो एक्वाटिक है मतलब पानी में रहेगा, या तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रहेगा। अब एक्वाटिक जो एनिमल्स है मतलब मान लीजिए फिश है, तो इसके लिए ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा वो होगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा वो उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके एक्वाटिक एनिमल अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा और अपना रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, यहाँ पे तो ये जो एनिमल है ये सब लैंड एनिमल है, मतलब ज़मीन पर रहता है, और ज़मीन पे तो वो लोग पानी का मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो टेरेस्ट्रियल जो है ये सभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, ये लोग एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है मतलब हवा में जो ऑक्सीजन है उसी को ये लोग एब्जॉर्ब करेगा और उसी को यूज़ करके अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो लेकिन एक्वाटिक में है ऐसे कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो भी पानी में डिजॉल्व है उसी को ले रहा है। लेकिन अगर इसको हम अमाउंट के हिसाब से देखें, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है, ये बहुत ही लेस अमाउंट होता है। बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये पानी में डिजॉल्व होता है। अब जैसे कि लेस अमाउंट का ऑक्सीजन होता, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो इसको ज़्यादा पानी को फ्लो करना पड़ेगा। इसीलिए एक्वाटिक एनिमल में देखा जाता है कि जैसे कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, हर एक मान लीजिए 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में अगर मिनिमम अमाउंट का ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो उसका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए बॉडी में, उसको पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पानी उसको बॉडी से अंदर से मतलब सिस्टम जो उसका जो बना हुआ है रेस्पिरेशन का सिस्टम, जैसे मान लीजिए गिल है, तो एक्वाटिक एनिमल्स के जो गिल होता है उसी के वही एक सिस्टम है, ऑर्गन है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उसको उस गिल से पास करवाना पड़ेगा, तभी उसको जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल जाएगा। तो इसके लिए इन लोगों का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका मात्रा मतलब अमाउंट बहुत ही कम होता है। तो जितना ज़्यादा वो ब्रीदिंग करेगा उतना ज़्यादा पानी उसके जो रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन है उसमें जाएगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन टेरेस्ट्रियल में जैसे कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करता है, इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इसको मतलब रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक्स के कंपैरिजन में इसका स्लो होता है, क्योंकि एक ही बार में ये बहुत सारे ऑक्सीजन एक साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
अब अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स उनका डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सिस्टम है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, वो भी डिफरेंट स्ट्रेटजी का होता है। मान लीजिए मतलब डिफरेंट ऑर्गन होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। मान लीजिए कोई टेरेस्ट्रियल एक एनिमल है, मान लीजिए आर्थवर्म, मान लीजिए आर्थवर्म। अब आर्थवर्म क्या है, ये तो सॉइल में रहेगा। तो आर्थवर्म अगर सॉइल में रहेगा, ये भी प्लांट के तरह ये सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वहीं से अपना ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो आर्थवर्म के लिए इसके लिए स्किन है, जो एक ऑर्गन है जहाँ से ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब मान लीजिए कोई दूसरा जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोगों के लिए ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं लंग्स हम लोग का जो ऑर्गन है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरा बॉडी में मतलब सप्लाई कर सकता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो हर एक ब्रीदिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई करेगा। अब जिसका बॉडी जितना बड़ा होगा उसको ऑक्सीजन की अमाउंट उतना ज़्यादा चाहिए, और जिसको ऑक्सीजन की अमाउंट उतना ज़्यादा चाहिए उसको ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा जहाँ से एक बार में, एक ही ब्रीदिंग में बहुत सारे ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर सकता है और बॉडी में भेज सकता है। तो इसके लिए इसके डिफरेंट सिस्टम है जो कि हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसी क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कहाँ से हो रहा है, मतलब वो कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है जो अपना कौन सा सोर्स से अपना ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहा है। तो जैसे कि आर्थवर्म हो गए, इसके स्किन से होता है। ह्यूमन बींग्स हम लोग पता है कि हम लोग मैमल्स है, जितना भी बर्ड्स है वो भी लंग्स से अपना जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन के ज़रिए अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। मान लीजिए अब एक एनिमल है जो है फ्रॉग। अब फ्रॉग जो है ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन इसमें 2 टाइप का ऑर्गन पाया जाता है जहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। पहला है इसका तो प्राइमरी है लंग्स, जो कि जैसे कि ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो इसको लंग्स है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये ज़रूर एब्जॉर्ब कर सकता है। अब लंग्स के साथ इसका स्किन भी एक पार्ट है बॉडी में, जो फ्रॉग्स का जो स्किन है ये भी कुछ थोड़ा अमाउंट का ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकता है ताकि इसका कुछ काम चले। अब सभी का एक है, इसका 2 है, ये अलग सिस्टम है। ये जिस इन्वायरमेंट में, जिस हैबिटेट में ये फ्रॉग रहता है उसके हिसाब से इसका जो सिस्टम है वो अडॉप्ट हुआ है। ठीक है, तो ये था डिफरेंट एनिमल कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अपना बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अब देखते हैं ह्यूमन बीइंग जैसे बहुत बढ़िया बहुत ही एडवांस्ड टाइप का, मोस्ट एडवांस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो मेन ऑर्गन जो है वो लंग्स है। अब देखते हैं कि लंग्स के ज़रिए हम लोग ऑक्सीजन को कैसे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपना बॉडी के अंदर ले सकते हैं और उसको हम पूरा बॉडी में भेज सकते हैं ताकि बॉडी में ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। अब ह्यूमन के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसका फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग। तो ह्यूमन के लिए हमको क्या पता है कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। अब लंग्स जो है ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन लंग्स जो है ये हम लोग का बॉडी के अंदर है, क्योंकि ये जो डेलिकेट ऑर्गन है लंग्स है, इसको सबसे पहले चाहिए प्रोटेक्शन। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका है अगर हम इस सिस्टम को, इस पूरा लंग्स को हम बॉडी के अंदर ही रखें तो ये बाहर के जो कुछ टेंशन होता है, बाहर में कोई मान लीजिए कोई आपको धक्का दे दिया, तो ये अगर लंग्स बाहर की तरफ रहता तो लंग्स में प्रॉब्लम आ सकता था, ये डैमेज हो सकता था। तो इसके लिए हमारे बॉडी के ऐसे इवॉल्व हुआ है कि लंग्स जो है ये बॉडी के अंदर है। तो जैसे कि लंग्स बॉडी के अंदर है तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर का जो हवा है वो लंग्स में पहुंचना चाहिए। हम लोग का बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो लंग्स तक पहुंचना चाहिए, और इसी लंग्स के बाद लंग्स के साथ ब्लड वेसल जुड़ा रहता है
जहाँ से ये ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज़ होता है और उसी ब्लड से पूरा बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, जो एयर है, उसको लंग्स में लाने के लिए हम लोग के अंदर में, हम लोग का बॉडी में एक पैसेज मतलब इवॉल्व हुआ है। पैसेज मतलब एक पाइपलाइन इवॉल्व हुआ है, जिस पाइप से एटमॉस्फेयर्स के एयर हमारे बॉडी में मतलब लंग्स में अंदर जाएगा। हम लोग का बॉडी में जो पाइप का तो मतलब एक पाइप है जिसका एक हिस्सा लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा बॉडी के बाहर मतलब एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ा हुआ है। जो हिस्सा एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं हम, उसका जो एंड में जो ऑर्गन है उसको हम कहते हैं नोज़। ओके, तो नोज़ एक एंट्री पॉइंट है। नोज़ हम लोग का जो फिजिकल प्रोसेस मतलब ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, वहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो नोज़ जो है ये एंट्री पॉइंट है, यहीं से ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीजन मतलब एयर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, इस नोज़ से अंदर आएगा, उस सिस्टम के अंदर जाएगा और बाकी जाके आगे बहुत सारे मतलब ऑर्गन है, पार्ट है, जिसके होके ये लंग्स तक पहुंचेगा। तो मान लीजिए एक एयर है, जो एयर है ऑक्सीजन रिच एयर है, वो नोज़ से एंट्री हो रहा है। अब नोज़ से एंट्री हो रहा है मतलब नोज़ का जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। नोज़ का जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। ओके, तो नॉस्ट्रिल जो है वो एंट्री पॉइंट है, जो दो है हम लोग का बीच में। ये जो छेद देख रहे हैं ना आप, इसी को कहते हैं नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल से अंदर एयर घुसने के बाद उसके बाद जाता है एक पैसेज में, जिसको हम कहते हैं नेसल पैसेज। नॉस्ट्रिल के बाद एयर आएगा नेसल पैसेज में। अब इस नेसल पैसेज में दो चीज़ है। पहला बात है हेयर, छोटा छोटा यहाँ पे हेयर रहता है, और दूसरा चीज़ है म्यूकस। ठीक है, ये जो हेयर, जो नेसल हेयर, इस हेयर को हम कहते हैं नेसल हेयर। ये जो नेसल हेयर और म्यूकस है, इसका काम है एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी वगैरह रहेगा, इसको ये ट्रैप करता है। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है? ट्रैप डस्ट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एयर है वो तो मतलब कि हेल्दी एयर तो है नहीं, उसमें बहुत सारा पोल्यूशन रहता है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। जो कुछ भी है एयर के अंदर, वो इस हेयर एंड म्यूकस, ये दोनों के हेल्प से वो ट्रैप हो जाता है। अब ट्रैप होने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी बचता है उसी को हम कहते हैं क्लीन एयर। क्लीन एयर। अब इस क्लीन एयर नेसल पैसेज से आगे जाएगा। तो मतलब जो भी एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल था वो नेसल पैसेज में ट्रैप हो गया। उसके बाद जो हवा बच गया, जो मतलब ट्रैप होने के बाद जो कुछ भी बच गया, वो हो गया क्लीन एयर। अब क्लीन एयर नेसल पैसेज से सीधा जाएगा कहाँ से? दूसरे पार्ट। नेसल पैसेज से ये जाएगा एक पार्ट में, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स एक्चुअली एक कनेक्शन है, एक कनेक्टर। मतलब हम लोग का जो विंड पाइप है और फूड पाइप है, इस दोनों को अलग कर रहा है इस फेरिंग्स। मतलब कौन सी चीज़ कौन सी पाइप में जाएगा। अगर एयर है विंड पाइप में जाएगा, फूड है तो फूड पाइप में जाएगा, तो ये कौन सी चीज़ कौन सी पाइप में जाएगा, इसको डिसाइड करता है फेरिंग्स। मतलब ये एक टाइप का कनेक्शन होता है। मतलब हम लोग का नेसल पैसेज के साथ मुंह का जो कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। तो क्लीन एयर यहाँ से नेसल पैसेज से क्लीन होके फेरिंग्स में आ गया। फेरिंग्स के आने के बाद यहाँ से जो पाइप के अंदर जाएगा उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद जो पाइप है उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है, इसमें बहुत सारे रिंग रहता है। ये रिंग्स क्या करता है? इस ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जब हवा ना हो तो ये कोलैप्स ना कर जाए। इसीलिए इस ट्रैकिया में रिंग्स, मतलब सॉफ्ट कार्टिलेजिनस रिंग्स रहता है जो ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये ऐसा एक पाइप है, पाइप को पाइप की तरह रखेगा। ऐसे रिंग रहता है ट्रैकिया में। ठीक है, जो अगर हवा ना भी हो उस पाइप में तो भी, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए रिंग्स का काम है। ट्रैकिया के बाद ये हवा दोनों पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि लंग्स जो सिस्टम है, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा ड्रॉ करें तो ये जो ट्रैकिया है ये दोनों पाइप में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये लंग्स के अंदर जाएगा। मान लीजिए ये हम लोग का लंग्स है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं हुआ तो भी हो। तो
ये वाला जो हिस्सा है ये है ट्रैकिया, जहाँ पे रिंग कार्टिलेजिनस रिंग्स है ताकि ये पाइप कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया के बाद ये जो पाइप है, मतलब ये जो दो पाइप दो साइड में डिवाइड हो रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। इसका हम कहते हैं ब्रोंकाई। ओके, तो ब्रोंकाई के बाद ये जो एयर है वो जाएगा लंग्स के अंदर, वो जाएगा लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जाने के बाद ये ब्रोंकाई का जो एंड पार्ट है, जो भी लास्ट हिस्सा है, उसमें रहता है एक छोटा छोटा बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। जो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, हम लिख देते हैं यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एल्वियोलाई है, ये बहुत डेलिकेट एंड थिन मेम्ब्रेन होता है और ये एल्वियोलाई के साथ ब्लड सप्लाई जुड़ा रहता है। इस एल्वियोलाई से जो कुछ भी एयर यहाँ पे आएगा एल्वियोलाई में आएगा, वहाँ से जो ऑक्सीजन रहेगा वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से ये दूसरे हिस्से में, बॉडी के दूसरे पार्ट में जैसे जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से ये सप्लाई होता रहेगा। तो ये रहा हम लोग का एक पाथवे, जैसे ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उसका एक पाथ है, जिस पाथ से, मतलब इस पाथ के ज़रिए एयर एटमॉस्फेयर से होके एल्वियोलाई तक आएगा, यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड सप्लाई के वो जो ब्लड को जो सप्लाई है एल्वियोलाई में, वहाँ पे ऑक्सीजन डिजोल्व होकर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से जाके ये पूरा बॉडी में फैल जाएगा और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होकर आ रहा है वही इसी एल्वियोलाई में फिर से डिफ्यूजन होकर एल्वियोलाई में आएगा और जिस रूट से एयर अंदर आया था उसी रूट से वापस ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया। ये जो सिस्टम है ये एक पाथवे है, जैसे मैंने बताया कि ये एक पाथवे है, किस पाथवे से ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हो, मतलब एनिमल में जो कुछ भी जो सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेशन के लिए एयर सप्लाई के लिए सिस्टम होता है, तो सिस्टम कैसा भी हो और कौन सा एनिमल कुछ भी हो, उसका क्या एडेप्टेशन कुछ भी हो, तीन चीज़ इसमें कॉमन रहता है। मतलब एनिमल का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमने देखा है कि डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो जितना भी सिस्टम जो कुछ भी हो, इसमें तीन एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तीन एडेप्टेशन का मतलब ये है कि कोई भी एनिमल कुछ भी हो, लेकिन उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें तीन चीज़ कॉमन होता है। पहला जो कॉमन चीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कॉमन चीज़ है, पहला जो है वो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा, मतलब जो होना चाहिए, वो बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया कवर होना चाहिए। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है अगर उसको हम खोल के बिछा दें तो वो लार्ज सरफेस एरिया कवर होना चाहिए। अब इसके क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जैसे जैसे एनिमल का साइज़ बड़ा होता है तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया होने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बहुत सारे अमाउंट का ऑक्सीजन एक साथ उसके बॉडी में सप्लाई हो सकता है। तो इसीलिए जो कुछ भी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा जहाँ से ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होगा वो लार्ज सरफेस एरिया होगा। दूसरा कॉमन फैक्टर को है, कॉमन फीचर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है जो कुछ भी जो सरफेस है, जो जहाँ से ये जो हमने बताया कि लार्ज सरफेस एरिया, यहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब डिज़ोल्व होता है, फिर यहीं से आता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये जो कुछ भी एक्सचेंज होता है गैस का एक मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है, मतलब एक वॉल है। ठीक है, तो वॉल के इस पार मान लीजिए ऑक्सीजन आया है, वॉल को भेद करके उस पार जाना पड़ेगा, फिर उसका जो आगे का प्रोसेस चला जाएगा। तो ये जो वॉल है, मतलब जो जहाँ से ये डिज़ोल्व हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, ये जो वॉल है ये बहुत ही थिन एंड डेलिकेट होना चाहिए। ये बहुत ही थिन एंड डेलिकेट होगा ताकि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। क्योंकि अगर ये जो वॉल है ये अगर बहुत मोटा हो गया तो डिफ्यूजन में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन में अगर बहुत टाइम लगता है तो रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने में टाइम लगेगा। तो ये जो लेयर है जहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है
मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जहाँ से हो रहा है, ये लेयर बहुत ही थिन एंड डेलिकेट होना चाहिए। और तीसरा जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है हर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिच ब्लड सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ब्लड सप्लाई मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक रिच ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में ब्लड तो होता नहीं है। अब जिसके पास ब्लड नहीं है उसके पास कुछ और चीज़ है जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस मेम्ब्रेन से जो मतलब एक्सचेंज हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा, हर एक एनिमल में होता है। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक सप्लाई इसी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है इसमें होना चाहिए। मतलब ये तीन जो कैरेक्टर है, जैसे लार्ज सरफेस एरिया, थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, हम लिखते हैं यहाँ पे थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन और लेयर, जो कुछ भी लेयर है वो थिन एंड डेलिकेट होना चाहिए। मतलब ये लार्ज सरफेस एरिया, थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन और लेयर और रिच ब्लड सप्लाई, ये तीनों चीज़ किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें होना चाहिए, में कॉमन है। जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई की ज़रूरत है उसमें इस टाइप जो कुछ भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन लगा हुआ है उसमें ये तीनों चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये था पूरा हम लोगों का रेस्पिरेटरी फिजिकल प्रोसेस।